हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोगों को देखना एक बार एटलीस्ट ज़रूर, क्योंकि पिछले 3 साल में हम लोगों ने बहुत बार इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत लिया, सही लिया, कभी रिवर्स कर दिया, कभी नहीं कर दिया, कभी लेके आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट कर लिया। अब उन सब लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अभी तक इनपुट टैक्स क्रेडिट पे इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, कब लगेगा, इस चीज़ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी। राइट, तो कभी डिपार्टमेंट लगाता था, किसी पे नहीं लगाते थे। कोई कंटेस्ट करता था तो किसी का बच जाता था, कोई कंटेस्ट करता था उसको लगता था कि मेरा नहीं लगना चाहिए तो भी डिपार्टमेंट लगा देता था। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं, इसमें एम्बिग्यूटी थी, इसमें जो कन्फ्यूज़न था, उसको भी सेटल डाउन कर दिया है। ये वीडियो बहुत लोगों के लिए रेलिवेंट रहेगी। इससे लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए, तो मैंने खुद ही बोला कि वो लेस लोगों के लिए रेलिवेंट रहेगी, बट ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए रेलिवेंट रहने वाली है। और उसका एक रीज़न है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कम ज़्यादा लगभग हर टैक्स पेयर ने लिया होता है। और क्योंकि ये प्रोविज़न जो है वो 2017 से उन्होंने क्लैरिफाई किया है, यानी कि इट इज़ रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल फ्रॉम 2017। तो यानी कि इसका इम्प्लीकेशन बहुत ही सीवियर भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को नोटिस आ सकते हैं, काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के केस में जो आपका इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ 18%, 18% के रेट से लगेगा। तो काफ़ी ये भी कन्फ्यूजन रहता था, 24% से लगाना है, 18% से लगाना है। तो दो इसमें इशूज़ थे कि एक तो ये कि लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर कब लगेगा, और तीसरा था कि किस रेट पे लगेगा, उसी को वो क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका 18% के ही रेट से लगेगा। किस चीज़ पे लगेगा? इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपने वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जो इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं? एक तो जितने आपके पास इनवॉइसेस थे आपने उससे ज़्यादा ले लिया, इनएडमिसिबल है। आपको कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव नहीं हुई थी, आपने उससे पहले उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, अगेन इनएडमिसिबल है। देन एक ये हो सकता है कि 17(5) की जो हमारी नेगेटिव लिस्ट है उसके अंदर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉल करा था, उन आइटम्स का आपने ले लिया, दैट इज ऑल्सो इनएडमिसिबल। ठीक है, या फिर किसी और प्रोविजन के अंदर, जैसे मान लीजिए 36(4) के अंदर आपका 2A या 2B के अंदर ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा था इनपुट टैक्स क्रेडिट, और तब भी आपने ले लिया, दैट इज ऑल्सो इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वो कह रहे हैं कि इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने क्या किया, हिंदी में तो मैंने लिया वर्ड बोल दिया, सिंप्लीफाइड है, लेकिन इंग्लिश में दो अलग अलग वर्ड हैं, अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। राइट, तो अब आपने अवेल किया या यूटिलाइज किया या दोनों किया? क्या हम बिना अवेल किए यूटिलाइज कर सकते हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आपने इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को सिर्फ अवेल किया है तो आप पे इंटरेस्ट की लेवी नहीं आएगी। अगर आपने उसको अवेल करके यूटिलाइज भी कर दिया है तभी आप पे इंटरेस्ट की लेवी आएगी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अलग अलग सिनेरियोज हो जाते हैं जब हमसे ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाता है। कभी हमने कुछ गलत लिख दिया, कई लोगों ने अपने स्टैंड, क्योंकि लॉ में ना बार बार अलग अलग बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता था कि भाई क्या स्टैंड लेना है। तो हो सकता है कई बार मैंने स्टैंड कुछ अलग ले लिया, लॉ के अंदर कुछ अलग लिखा हुआ है, तो मेरा स्टैंड अलग था, सो दैट्स वाई आई टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसलिए मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। तो इस केस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब ऑब्वियसली जिनकी जो बैकवर्ड डेट है उस पर भी आपको नोटिस आ सकते हैं, तो उस पर आपको अब देखना है कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करने वाले हैं और किन किन लोगों पे अब इंटरेस्ट लगने वाला है। ऑल्दो आई ऑलवेज सजेस्टेड कि आप इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उस तरीके का है जो डिस्प्यूटेड है, आप उसको अवेल करो, लेकिन उसको कभी यूटिलाइज मत करो। तो उसको अवेल करके आप लेजर के अंदर रखते तो कोई दिक्कत नहीं होती। 16(4) की जो टाइम बार्डनेस है उससे भी आप बच जाते, और जो इंटरेस्ट है या कोई पेनल एक्शन है उससे भी आप बच सकते थे, क्योंकि आपने सिर्फ अवेल किया, उसको यूटिलाइज नहीं किया। बट आई स्टिल होप कि काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया होगा। मैंने मोस्टली अपने हर वेबिनार में यही सजेस्ट किया था, डिफरेंट इशूज़ थे इसमें, डिफरेंट इशूज़ पे मैंने यही हमेशा सजेस्ट किया है। RCM का इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत सारे लोगों का बचा हुआ था, तो उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि 16(4) की टाइम बार्डनेस उस पर एप्लीकेबल होती है नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ठीक है, आपका जो भी व्यू है भाई, आपको लगती है होती है, आपको लगती है नहीं होती, दोनों ही केस में आप उसको अवेल कर लो और यूटिलाइज मत करो, अवेल करके छोड़ दो। तो एटलीस्ट आप 16(4) की फिर टाइम बार्डनेस से भी बच गए, और फ्यूचर में कोई फेवरेबल डिसीजन आपके लिए आ जाता है तो अगर आपने कभी अवेल ही नहीं कर रखा होगा तो आपका वैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट फिर तो चला ही गया, वो टाइम लैप्स हो जाएगा। तो एटलीस्ट वहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता था। तो आई थिंक मैंने जितनी भी इस टॉपिक पे स्पेशली 16(4) और इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो RCM वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट का इशू जितनी भी वेबिनार्स में आज तक उठा है, मैंने जनरली यही सजेस्ट किया है कि भाई आप इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करो, बाकी यूटिलाइज मत करो। छोटी अमाउंट है तो आप छोड़ दो, अवेल भी मत करो, क्योंकि आई टोटली अंडरस्टैंड कि डिपार्टमेंट का व्यू इसमें अगेंस्ट ही आने वाला है और आपके लिए इतना आसान नहीं होगा उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेना। तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी लिटिगेशन की कॉस्ट ही इतनी हो जाएगी लाखों में, और मेरी मतलब 5-10 हज़ार की, 20 हज़ार की, 25 हज़ार की अमाउंट है,
इट्स बेटर टू लेट इट गो, वो फिर ज़्यादा सही था। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए आई ओपनिंग रहेगा और आप लोग अपने आपको बेटर प्रिपेयर कर पाओगे इस तरह की सिनेरियो के लिए। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।